नमस्कार दोस्तों, आपका आर.एस. नर्सिंग केयर रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एमसीक्यू पार्ट सेकंड लेके आए हैं। हमने एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट की कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन ऑफ द डे छोड़ा था कि कल क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था हमने कि इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ओरल मेडिकेशन। किसी पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं? ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं। ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं टू ए टोडलर। द नर्स शुड प्लेस द मेडिकेशन ऑन द, कि नर्स बच्चे को दे रहे हैं तो नर्स उस मेडिकेशन को कहाँ प्लेस करेगी? ए ऑप्शन राइट साइड ऑफ द टंग, की टंग के राइट साइड। बी ऑप्शन है लेफ्ट साइड ऑफ द टंग, की टंग होती है हमारी उसके लेफ्ट साइड। सी ऑप्शन है बैक ऑफ हिज टंग के पीछे। और डी ऑप्शन है फ्रंट ऑफ हिज टंग, जो टंग होती है उसके फ्रंट में। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर, कि बैक ऑफ द टंग। जब हम किसी ओरल मेडिकेशन टोडलर को रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? बैक ऑफ द टंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सर्जिकल reconstruction of imported anus and formation of temporary colostomy, an infant should remain in। ये आफ्टर सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन इम्फोरेट एनस फॉर्मेशन हुआ, उसका टेम्पररी हमने क्या किया? कोलोस्टोमी किया। किसको? इन्फेंट को। तो नर्स उसको कौन सी पोजीशन में रखेगी? ये ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? जो पर्सन होता है सीधा, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है इस तरीके से, तो वो होती है सुपाइन पोजीशन। बी ए प्रोन पोजीशन, की पर्सन होता है वो उल्टा लेटा हुआ है प्रोन पोजीशन के अंदर इस तरीके से, वो होती है प्रोन पोजीशन। सी ऑप्शन लेफ्ट लेटरल, जो पर्सन होता है वो राइट साइड या लेफ्ट लेटरल लेटा है, या तो राइट लेटरल लेटा है या लेफ्ट लेटरल लेटा है। डी ऑप्शन है प्रोन पोजीशन विद हिप एलिवेट, कि प्रोन पोजीशन और हिप होते हैं उनको एलिवेट किया हुआ है। तो अगर पेशेंट का टेम्पररी कोलोस्टोमी की है तो पर्सन जो इन्फेंट है उसको कौन सी पोजीशन में रखेंगे? ये आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर बताइए। तो अब इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम पर्सन को जो इन्फेंट है, इन्फेंट को कौन सी पोजीशन रखेंगे? सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। इन्फेंट किसको बोलते हैं? जो 28 डे से लेके 28 डे से लेके 1 ईयर का जो चिल्ड्रन होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। क्लियर? देन आगे चलते हैं। बिलिम्स ट्यूमर इज आल्सो नोन एज। बिलिम्स ट्यूमर को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, बिलिम्स ट्यूमर के बारे में बात करते हैं। बिलिम्स ट्यूमर होती है जो मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ किडनी इन द चिल्ड्रन। कि जो बिलिम्स ट्यूमर होती है वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पूछो क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ किडनी इन चिल्ड्रन, तो किसका नाम आएगा? बिलिम्स ट्यूमर का नाम आता है। क्लियर? तो हम इसको नेफ्रोब्लास्टोमा बोलेंगे। ए ऑप्शन में क्या है कि बिलिम्स ट्यूमर को क्वेश्चन पूछा है, बिलिम्स ट्यूमर को हम किस नाम से जानेंगे? ए ऑप्शन नेफ्रोब्लास्टोमा बोलेंगे। बी ऑप्शन है कोरियो कार्सिनोमा बोलेंगे। सी ऑप्शन है विल्सन ट्यूमर बोलेंगे। और डी ऑप्शन है एडिसन ट्यूमर बोलेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। हम इसको नेफ्रोब्लास्टोमा नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कोरियोनो कार्सिनोमा क्या होता है, ये भी पूछता है। तो ये याद रखना मलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर होता है। क्या होता है? मलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर ऑफ द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है उसका मलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर होता है, उसको बोलते हैं कोरियन कार्सिनोमा।
जो विल्सन ट्यूमर होता है या विल्सन डिजीज की बात करते हैं हम, एक बात करते हैं विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज क्या होती है? देखिए, विल्सन डिजीज होती है ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर जो कॉपर है, क्या होती है? कॉपर, उसका क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। कॉपर टू एक्यूमुलेट। अब कहाँ पर इसका कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है? तो याद रखना, लिवर और ब्रेन के अंदर। लिवर के अंदर हो सकता है, ब्रेन के अंदर हो सकता है, और वाइटल ऑर्गन, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उसके अंदर हो सकता है। ये होता है विल्सन डिजीज। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि विल्सन डिजीज के अंदर किसका एक्यूमुलेशन होता है? बता, कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है। जो एडिशन ट्यूमर है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। उसके अंदर क्या होता है? ट्यूमर या कैंसर हो जाना, उसको बोलते हैं एडिशन ट्यूमर। कि कैंसर क्या होता है? एक तो क्वेश्चन एग्जाम सवाल बन सकता है कि abnormal growth of cell is called एडिशन ट्यूमर। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट आंसर की बात होगी, वो होती है नेफ्रोब्लास्टोमा। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, जो विल्सन ट्यूमर होता है इसके बारे में एक NWS स्टेजिंग होती है। तो अगर स्टेज फर्स्ट है तो ट्यूमर लिमिटेड टू किडनी एंड कम्प्लीटली रिसेक्टेड। कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो ट्यूमर होता है, विल्सन ट्यूमर होता है, वो किडनी तक रहता है और कम्प्लीटली उसको हम सही कर सकते हैं। अगर स्टेज सेकंड है तो ट्यूमर एक्सटेंड हो जाएगा, किडनी से कम्प्लीटली रिसेक्टेड कर सकते हैं। विदाउट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ है, पैरा अरोटल। विद लिम्फ नोड हुआ है, इन्वॉल्वमेंट हुआ तो पैरा अरोटल। थर्ड स्टेज के अंदर रेजिडुअल नॉन हेमेटोजेनस ट्यूमर कन्फाइंड टू एब्डोमेन। क्लियर? फोर्थ के अंदर हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस हो जाता है। 5 के अंदर बाइलेटरल बिलिम्स ट्यूमर हो जाता है, जिसको हम सिंक्रोनोस एंड मेटाक्रोनोस के नाम से जानते हैं। ये NWTS की स्टेजिंग होती है, नेशनल बिल्स ट्यूमर स्टडी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। ये बहुत हाई लेवल का सवाल बनता है, इससे नॉर्मल एग्जाम में पूछता नहीं है। अगर कोई टीचर की एग्जाम होती है इसमें ये इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आगे चलते हैं। द हार्ट ऑफ ए चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड होता है, जिसको हम TOF के नाम से जानते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, उसके अंदर जो हार्ट का शेप है वो किस तरीके का होगा? ए ऑप्शन है कौन शेप का होगा। बी ऑप्शन है, मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाऊंगा एग्जाम में कैसे सवाल आता है। इसका बूट शेप हार्ट होगा। सी ऑप्शन है पी शेप होगा। डी ऑप्शन है एप्पल शेप होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड हार्ट होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ हार्ट, उसके अंदर हार्ट का शेप कैसा होता है। क्लियर? तो अगर बात करते हैं इसके इमेज बेस ही आपको फाइंड आउट करना है। इमेज बेस में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के एग्जाम में सवाल आता है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड है उसका हार्ट का शेप कैसा होता है? बूट शेप का होता है। किस तरीके का? इस तरीके का होता है। क्लियर? इसकी इमेज बेस की बात करते हैं। देखिए इस तरीके का, ये नोट सेट में भी पूछा हुआ सवाल है, MSc एंट्रेंस में भी पूछा हुआ सवाल है कि ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि बूट शेप हार्ट किस में फाइंड आउट होता है? वो होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड। किसके अंदर होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं। इन इन्फेंट विच इज द आइडियल प्लेस ऑफ असेसिंग स्किन ट्रिगर। कि इन्फेंट होता है, इन्फेंट के अंदर हम आइडियल प्लेस कौन सा होता है स्किन ट्रिगर को असेस करने के लिए?
हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम उसका क्या आंसर दे रहे हैं। अगर देखिए तो ए ऑप्शन है फेस के अंदर हम उसको स्किन ट्रिगर को असेस करेंगे, बी ऑप्शन है एब्डोमेन के अंदर करेंगे, सी ऑप्शन है पाम के अंदर, डी ऑप्शन है फुट के अंदर। अब आपके पास चारों ऑप्शन है, एग्जाम में सेम टू सेम सवाल आते हैं कि इन्फेंट है। अब देखिए इन्फेंट की पहले हम बात करते हैं, एक होता है न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न को हम बोलते हैं 0 से 28 दिन का, 0 to 28 डेज। देन इन्फेंट, इन्फेंट को बोले 28 डेज से 1 ईयर। देन टॉडलर, टॉडलर बोलते हैं 1 to 3 ईयर। देन प्री स्कूलर, प्री स्कूलर को बोलते हैं हम 3 to 6 ईयर। देन स्कूलर, स्कूलर को बोलते हैं 6 to 12 ईयर। क्लियर। देन एडोलसेंट, उसको बोलते 12 to 18 ईयर। देन अडल्ट 18 to 65 ईयर। देन ओल्ड एज मोर देन 65 ईयर। ये होती है हमारी लाइफ स्पैन, लाइफ। अगर बच्चा न्यू बॉर्न है 0 से 28 दिन बोलेंगे, इन्फेंट है तो 28 to 1 ईयर, टॉडलर है तो 1 to 3 ईयर, प्री स्कूलर है तो 3 to 6 ईयर, स्कूलर एज है तो 6 to 12 ईयर, एडोलसेंट है तो 12 to 18 ईयर, अडल्ट है तो 18 to 65 ईयर, और ओल्ड एज है तो मोर देन 65 ईयर। लेकिन नॉर्मली बंदा 50 साल का हुआ उसको भी हम ओल्ड एज बोलने लग जाते, जो बिल्कुल रॉन्ग बात है। थ्योरी कहती है 18 से 65 साल का जो अडल्ट, उसको हम नॉर्मल अडल्ट बोलेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि स्किन को असेस करने के लिए, ट्रिगर को असेस करने के लिए हम कौन सी बच्चे में, इन्फेंट के अंदर कौन सी साइट यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हम बच्चे के अंदर कौन सी यूज करते हैं, एब्डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहाँ से करते हैं, एब्डोमेन के अंदर। क्लियर। आगे चलते हैं। फोटोथेरेपी इज यूज्ड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ, कि फोटोथेरेपी का हम यूज कहाँ करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन है सीजर के अंदर करते हैं, बी ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर करते हैं, सी ऑप्शन है जॉन्डिस के अंदर करते हैं, डी ऑप्शन है पॉइजनिंग के अंदर करते हैं। अगर बात करते हैं सीजर क्या होता है, देखिए सीजर होता है ए सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन, क्लियर। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जो पर्सन होता है नॉर्मल, उसका ब्लड शुगर लेवल अगर 70 से कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, लेस देन 70। क्लियर। देन जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस के अंदर जो बिलिरुबिन है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके अंदर जो आइज है वो कैसी दिखने लगेगी, येलो कलर की दिखने लगेगी, आइज येलो कलर की दिखने लगी। पॉइजनिंग क्या होता है, जो पर्सन होता है वो पॉइजनिंग कर लेता है, मतलब कुछ जहर खा लेता है, उसको बोलते हैं पॉइजनिंग। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है फोटोथेरेपी का यूज हम किस लिए करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उसका हम जॉन्डिस में करते हैं। किस में करते हैं, जॉन्डिस में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये है फोटोथेरेपी, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। ये आपको क्या फाइंड आउट हो रही है, फोटोथेरेपी। जो ये बच्चा है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, देखिए ये इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सवाल पूछता रहता है। तो इस तरह डिस्टेंस होता है 45 सेंटीमीटर। कितना होता है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। लाइट कौन सी यूज करते हैं, तो ब्लू कलर की लाइट आपको फाइंड आउट हो रही होगी। क्लियर। तो जो बच्चा होता है उसके जेनिटल ऑर्गन
और आईज को हम कवर करके रखते हैं, क्लियर। तो ये आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि ये क्या है, तो आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, ये फोटोथेरेपी फाइंड आउट हो रहा है, ये जिसका यूज हम क्या करते हैं। और नॉर्मल जॉन्डिस है पर्सन को, तो ड्रग्स का भी पूछ सकता है कि जॉन्डिस में ड्रग कौन सी यूज करते हैं, तो फिनोबार्बिटोन ड्रग यूज करते हैं, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बात है। आई होप समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन इंक्लूड, कि मैनेजमेंट क्या होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन का। ये ऑप्शन है इंसर्ट ऑफ फ्लेटस ट्यूब, की जो फ्लेटस ट्यूब है उसको क्या करेंगे हम, इंसर्ट करेंगे। फ्लेटस ट्यूब हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ऑफ फ्लेटस ट्यूब। बी ऑप्शन है पर्सन को एनीमा देंगे। सी ऑप्शन है रेक्टल सपोजिटरी देंगे। अब डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से फाइंड आउट करना है कि अगर पर्सन को एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कंडीशन कुछ नहीं दे रखी, सिंपल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए हम फ्लेटस ट्यूब का भी यूज करते हैं, एनीमा का यूज करते हैं, रेक्टल सपोजिटरी का भी यूज करते हैं। तो तीनों आंसर राइट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं। फोटोथेरेपी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन अभी करवाया हमने, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी जॉन्डिस। देन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद फीवर। अगर पर्सन को फीवर है तो नर्सिंग केयर क्या करेंगे। ए ऑप्शन है कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे पर्सन को। बी ऑप्शन है स्टार्ट आईवी स्टार्ट करेंगे। सी ऑप्शन है कोल्ड स्पॉन्जिंग देंगे। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव देंगे, ठीक है। फीवर के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि रेगुलेट कौन करता है टेम्परेचर को, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, हम हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम कमांडर ऑफ चीफ के नाम से भी जानते हैं, कमांडर ऑफ चीफ के नाम से भी जानते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एग्जाम में। कमांडर ऑफ चीफ किसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, उसको भी हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, क्लियर। हम हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, उसके बारे में हम 2 पार्ट पढ़ते हैं। एक तो पार्ट पढ़ते हैं, ये तो एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। अब देखिए P4 पोस्टीरियर, P4 प्रोडक्शन, ये क्या करता है, हीट प्रोडक्शन का काम करता है, हीट प्रोडक्शन का काम करता है। P4 पोस्टीरियर, P4 प्रोडक्शन। एंटीरियर करता है हीट लॉस का काम करता है। ये भी पूछे हुए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लियर। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि नर्सिंग केयर क्या करेंगे, पेशेंट को फीवर है तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना होता है, बिल्कुल सही बात है। पेशेंट को आईवी लाइन स्टार्ट करनी पड़ती है, कोल्ड स्पॉन्जिंग भी देनी पड़ती है। डी तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विद लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मैटर इज नोन एज, कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाना लिक्विड की और फीकल मैटर की, उसको क्या बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ए ऑप्शन है इसको वॉमिटिंग बोलेंगे, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे, सी ऑप्शन है डायरिया बोलेंगे, डी ऑप्शन है हर्निया बोलेंगे। देखो वॉमिटिंग के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वॉमिटिंग से। इसके अंदर एबीजी एनालिसिस के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ क्या देखने को मिलेगा,
हाइपोकैलेमिया। डायरिया के साथ हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है और हाइपर कैलेमिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विद लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मैटर, कि लिक्विड का और फीकल मैटर की जो फ्रीक्वेंसी वो कह रही है इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको वॉमिटिंग नहीं बोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन का मीन्स होता है स्टूल का पास आउट नहीं होना। वॉमिटिंग होता है कोई भी जैसे हमने खाना खाया उसका बाहर निकलना। डायरिया बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर क्या है? सी। हर्निया क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑर्गन का बाहर आ जाना, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। हम उसको क्या बोलेंगे? डायरिया बोलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। इन फॉलोइंग विच बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया, आपको पास ऑप्शन है कि इनमें देख के बताना है कि कौन सा डायरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑप्शन है इकोलाई। इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। या पर आपको यूटीआई कंप्लीटली पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट थ्योरी क्लास ली हुई है। बी ऑप्शन बोलेंगे हम सिगेला बोलेंगे। सी ऑप्शन है साल्मोनेला। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि उसको क्या बोलेंगे, कि बैक्टीरिया के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है। इकोलाई होता है, सिगेला होता है, साल्मोनेला होता है, ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके लिए ये तीनों चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है। इकोलाई की वजह से हो सकता है, सिगेला की वजह से हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव। साल्मोनेला होता है वो टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। किसका? टाइफाइड का। आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर? आगे चलते हैं। कंटेंट ऑफ ओआरएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ओआरएस के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है। ए ऑप्शन है NaCl, KCl एंड H2 होता है। बी ऑप्शन है NaCl, KCl, सोडियम सिट्रेट, H2 एंड ग्लूकोज होता है। सी ऑप्शन है NaCl, KCl, MgCl एंड ग्लूकोज होता है। डी ऑप्शन है नोटा, कुछ नहीं होता है। क्लियर? ये आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको देखिए फाइंड आउट करना है कि ओआरएस के अंदर कौन कौन सा कंटेंट होता है। मैं आपको ओआरएस की इमेज दिखाऊंगा और एग्जाम में सवाल पूछेगा तो किस तरीके से आपको सवाल करना है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके अंदर NaCl होता है, KCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, H2 होता है, मतलब वाटर होता है, ग्लूकोज होता है। अब इसकी इमेज की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से सुनना। ये ओआरएस है, आपका इमेज बेस दिख रहा होगा। इसको हम ओआरएस को क्या बात करते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट के नाम से जानते हैं। इसको WHO रिकमेंडेड करता है। हम हिंदी में बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। नाम सुना होगा, जीवन रक्षक घोल। क्लियर? ये WHO के द्वारा रिकमेंडेड किया हुआ है। देखिए इसका यूज क्या करते हैं? रिस्टोर बॉडी फ्लूइड टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट ऑफ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से जो बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट हमारे लॉस होते हैं उनको उनके लिए करते हैं। कंपोजिशन ईच 20 ग्राम पे कंटेंट। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है 22.6, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5, सोडियम सिट्रेट होता है 2.9, डेक्सट्रोज होता है जिसको एनहाइड्रोज के नाम से 13.5 और एक्सपेंड होता है QS। देन कंसंट्रेशन ऑफ मिलियोस्मोल पर लीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10, डेक्सट्रोज 75, टोटल ऑस्मोलिटी होती है 245। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टोटल ऑस्मोलिटी कितनी होती है? 245 होती है। आप इसका
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये WHO के द्वारा रिकमेंडेड किया हुआ है। एग्जाम में इसका ही सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्लियर? तो हमने इसके बाद की करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके हम क्वेश्चन को क्लियर करते हुए जाएंगे तो एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। क्रॉप इज द डिसऑर्डर ऑफ, कि क्रॉप कौन सा डिसऑर्डर है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, एम्फाइसीमा है या एम्पाइमा है? तो मैंने ये क्रॉप किसका डिसऑर्डर, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एम्पाइमा की बात करते हैं। एम्पाइमा को हम आल्सो कॉल्ड और किस किस नाम से जानते हैं, ये सवाल बनता है। हम इसको और किस किस नाम से जानते हैं? आल्सो कॉल्ड पायोथोरैक्स, हम इसको पायोथोरैक्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम बात करते हैं पुरलेंट प्लूराइटिस के नाम से जानते हैं। पुरलेंट प्लूराइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पस होता है उसका कलेक्शन हो जाता है। पस का क्या हो जाता है? कलेक्शन हो जाता है। कहाँ पर कलेक्शन होता है? लंग्स के अंदर, जो लंग्स के अंदर, कहाँ पर? इनर वॉल ऑफ चेस्ट। क्लियर? एम्फाइसीमा के बारे में बताया था मैंने, कल हमने एम्फाइसीमा के बारे में बात किया था कि एम्फाइसीमा क्या होता है। क्लियर? एम्फाइसीमा क्या होता है? जिसके अंदर लंग्स की जो एल्वेलाई होती है, एयर सैक होता है, वो डैमेज हो जाता है। क्या एयर सैक क्या होती है? डैमेज हो जाते हैं। अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप एक कौन सा डिसऑर्डर होता है? ए इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। एक आपने सुना होगा क्रॉप्स, आपने सुना होगा स्टीपल साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीपल साइन हमको कहाँ देखने को मिलता है? क्रॉप के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा साइन? स्टीपल साइन हमको क्रॉप के अंदर फाइंड आउट होता है। आगे चलते हैं। द कंडीशन इज इन विच लंग्स फेल टू एक्सपांड इज नोन एज, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर लंग्स एक्सपांड होने से फेल हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है कॉमन कोल्ड बोलेंगे, बी ऑप्शन है एटेलेक्टेसिस बोलेंगे, सी ऑप्शन है एम्पाइसीमा बोलेंगे, डी ऑप्शन है एम्पाइमा बोलेंगे। अब आपको इसका आंसर पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, आपको इसका 100% आंसर पता लग गया होगा। तो आप फाइंड आउट कीजिए 4 ऑप्शन से इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर। एटेलेक्टेसिस होता है, उसके अंदर लंग्स क्या एक्सपांड नहीं हो पाते। मतलब क्या होता है? एक्सपांड मतलब फूल नहीं पाते, क्लियर, फेल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम एटेलेक्टेसिस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। जो हमारी क्लास रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी, आप डेली यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। क्लियर? और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को भी बोले कि डेली रेगुलर क्लास चल रही है तो क्लास जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट टू क्लोजर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद प्रोट्रूजन ऑफ द टिश्यू थ्रू द क्लेफ्ट इज नोन एज, कि डिफिकल्ट होता है क्लोजर वर्टिब्रल कॉलम का डिफिकल्ट होना विद प्रोट्रूजन ऑफ द टिश्यू का प्रोट्रूजन हो जाना मीन्स बाहर निकल जाना थ्रू द क्लेफ्ट के थ्रू, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है हाइड्रोसेफलस बोलेंगे, बी ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा बोलेंगे, सी ऑप्शन है एपिलेप्सी बोलेंगे, डी ऑप्शन है सेरिब्रल पाल्सी बोलेंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। एपिलेप्सी मैंने बताया था, रिपीटेड सीजर के एपिसोड आना उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। हाइड्रोसेफलस के अंदर CSF होता है, वो कलेक्ट हो जाता है। सेरिब्रल पाल्सी होती है, सेरिब्रल के अंदर कोई भी पाल्सी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, स्पाइना बाइफिडा। हम इसकी अभी वर्टिब्रल कॉलम की इमेज देखेंगे, हमको देखना है इमेज के थ्रू भी एग्जाम में सवाल बन सकता है, इसलिए हम इमेज देखते हैं। ये कॉर्ड है, ये बोन है,
ये नॉर्मल स्पाइन हमारी। अगर स्पाइना बाइफिडा है, देखिए इस स्पाइना बाइफिडा है मतलब वर्टिब्रल कॉलम प्रोट्रूजन हो गई। देखिए स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, तो यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है क्या हो गई, ये ओकल्टा के अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रोट्रूजन हो जाती है। मेनिंजोसील है उसके अंदर इस तरीके की देखने को मिलेगी, और माइलोमेनिंजोसील है उसके अंदर इस तरीके का इमेज देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अब देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हाइड्रोसेफेलस इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्ट। हाइड्रोसेफेलस किस कंडीशन से हो सकता है, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, समझ जाना। 3 आंसर क्या है, 3 ऑप्शन क्या है, राइट है, लेकिन एक ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। कि अब नॉर्मल इंक्रीज हो सीएसएफ प्रेशर, सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन है इनलार्जमेंट ऑफ हेड का इनलार्जमेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन है इरिटेबिलिटी होगी पर्सन को। डी ऑप्शन है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, कि जो सीएसएफ उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होएगा। सीएसएफ को हम किस नाम से जानते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इस नाम से जानते हैं सीएसएफ को। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि हाइड्रोसेफेलस किस किस कारण से हो सकता है, एक कारण नहीं है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, अब आपको फाइंड आउट करना है किस कारण से हो सकता है। तो अब नॉर्मल इंक्रीज इन सीएसएफ प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, सीएसएफ प्रेशर बढ़ेगा तो हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। हेड का एनलार्जमेंट होगा, सही बात है। इरिटेबिलिटी होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ है तो उसके अंदर उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस नहीं बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि एग्जाम में एक्सेप्ट का सवाल बनता है। मैंने बताया था 3 ऑप्शन राइट है, एक ऑप्शन रॉन्ग है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट प्लान ऑफ हाइड्रोसेफेलस इंक्लूड वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट ट्रीटमेंट्स। की ट्रीटमेंट क्या है हमने हाइड्रोसेफेलस के लिए, हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा पूछा है कि शंटिंग कि वेंट्रोपेरिटोनियल शंट का मीन्स पूछा है, मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पेरिटोनियम, की शंटिंग करना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वेंट्रिकल टू पेरिटोनियम की तरफ। बी ऑप्शन है शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल टू वेंट्रिकल करना। सी ऑप्शन है शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम करना। डी ऑप्शन है शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एट्रियम टू वेंट्रिकल करना। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए हम तो करेक्ट आंसर बात करना है कि शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एट्रियम टू वेंट्रिकल, रॉन्ग बात। शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वेंट्रिकल टू एट्रियम, ये भी रॉन्ग बात है। शंटिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पेरिटोनियम टू वेंट्रिकल, ये भी बिल्कुल रॉन्ग बात है। ये वेंट्रिकल टू पेरिटोनियम करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। कि शंटिंग ऑफ, देखिए वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, तो वेंट्रिकल से पेरिटोनियम तरफ, क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छपा है वेंट्रिकल टू पेरिटोनियम। क्लियर? तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते किस तरीके का शंट होता है। देखिए ये होता है बीपी शंट, वेंट्रिकुलो शंट, बीपी शंट इस तरीके होता है, और जो बीए शंट होता है वो इस तरीके का होता है, जो राइट एट्रियम में लगाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इन फॉलोइंग विच इज कॉज ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, कि इसमें कौन सा कारण है जो सेरिब्रल पाल्सी करवा सकता है, कौन सा रीजन है जो सेरिब्रल पाल्सी करवा सकता है। ये ऑप्शन, अगर पर्सन को ब्रेन इंजरी है तो सेरिब्रल पाल्सी करवा सकता है। ब्रेन एनोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई O2 डिमांड क्या, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देन इमेच्योरिटी ऑफ बर्थ, कि बर्थ के टाइम पे इमेच्योर होना। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वो देख के फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप एक काम कीजिए, पेन कॉपी साथ रख लीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेन इंजुरी, ब्रेन एनोक्सिया, इमेच्योर ऑफ बर्थ इज कॉज सेरिब्रल पाल्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, कि मोस्ट कॉमन टाइप सेरिब्रल पाल्सी कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, बी ऑप्शन है डिस्किनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, सी ऑप्शन है एटेक्सिया सेरिब्रल पाल्सी, डी ऑप्शन है मिक्स्ड टाइप। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है, वो होती है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इज स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और मैक्सिमम फ्रेंड्स को जोड़े। देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑफलाइन क्लास के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑफलाइन क्लास के लिए अब कांटेक्ट करना है, इन नंबरों पर कांटेक्ट करना है। आपको जो आर एस नर्सिंग कैरियर पॉइंट की आपको ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड कर जाएगी, जिसमें डेली संडे टेस्ट फ्री होता है। संडे टेस्ट फ्री, सभी के लिए फ्री। और उसमें अगर आप फर्स्ट रैंक पाते हो, फर्स्ट रैंक आती है आपकी, जो मैंने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, तो आपको 6 मंथ का कोर्स फ्री मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, जो सीट है वो लिमिटेड सीट है। क्लियर? ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।